तो अगला टॉपिक हमें फंक्शनलिज्म से देखना है। क्या कहते हैं इसको? फंक्शनलिज्म। ठीक है, हिंदी में थोड़ा बेहतर समझ में आएगा इसको। दो शब्दों से मिलकर बना प्रकार और वाद। प्रकार शब्द फिर से दो भागों में बटा। और वाद का अर्थ हमने क्या पढ़ा है अभी तक? सोच निर्धारणवाद की ऐसा ही उत्तर। तो यानी प्रकार को पता लग गया तो इनकी सोच पता लग जाएगी, लोग क्या सोचते हैं। तो प्रा का अर्थ होता है हमेशा विशेष। विशेष का तो हमें क्या लिखना चाहिए था? वर्त लिख देते फिर यहाँ। वर्त तो नहीं लिखा, क्या लिखा है? तो कार्य और प्रकार में यही फर्क, फंक्शन और वर्क में एक फर्क। कार्य सामान्य भी हो सकता है, ठीक, लेकिन अगर उस कार्य से कुछ विशेष हो जाए, क्या विशेष हो जाए? कि वो कार्य किसी के लिए सकारात्मक। सकारात्मक का अर्थ उससे उसे लाभ हो, उससे उसे या जिस पर प्रभाव पड़ रहा है उस पर अगर लाभ मिलता है तो उसे प्रकार है। उदाहरण के लिए समझेंगे इस बात थोड़ा। ठीक है, क्या समझना? इकाई से समझ में आएगा जो परिभाषा हुई। प्रकार इकाई का वह योगदान है जो स्वयं इकाई और पूरी पूरी या पूर्ण संपूर्ण व्यवस्था या संरचना को लाभ पहुंचाता है। प्रकार किसी इकाई का वह योगदान है जो स्वयं इकाई को और संपूर्ण संरचना को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, अगर लाभ हटा दें क्या करें? सकारात्मक योगदान है। दोनों भी साथ लेके चल सकते, मतलब दोनों एक ही निकल जाता। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप हंसना मत ऐसे देखते हो। ये सावयव है, एक संरचना है। शरीर को क्या माने? संरचना है। अब देखिए इसको कैसे विश्लेषण करें। अगर मैं कहूं कि ये शरीर नहीं, क्या है? संरचना है, यानी अपने आप में संपूर्ण है, तो मैंने गलत कहा या सही? शरीर को ध्यान देकर मैंने आपसे पूछा है कि संरचना है, अपने आप में संपूर्ण है, ये वाली नहीं, मतलब जो बॉडी आइडियली होती है उसकी बात करें तो फिर उसका तो क्या सही कहा इसका मतलब? तो अगर मैं ये कहूं कि ये संरचना कई इकाइयों से मिलकर बनी है तो ठीक है। आधी बात आधी गलत। आधी इसलिए गलत है क्योंकि अगर इन सबके स्क्रू खोल के बॉडी को खोल खाल के गठरी में बांध दिया जाए तब आप ये संरचना बोलेंगे? नहीं बोल सकते। तो आधी बात तो है कि हाँ अंग है, अंग है, इसमें तो कोई डर नहीं, लेकिन केवल उनके मिलने से नहीं बनी, व्यवस्थित ढंग से मिलकर।
तो ये कह सकते हैं क्या जोड़ दें इसमें, व्यवस्था, यानी एक ऑर्डर है, जिसकी जरूरत जहां है वही है। सोच के देखो, अगर सर की जगह पैर होते, पैर की जगह सर होते तो क्या होता? हम लुढ़कते या चलते? नहीं, उल्टा नहीं मान के चलना। ये मान के जूम कर लेना है कि सर के नीचे पैर आ गए, पैर के नीचे सर आ गए, अब यही सकते, यही सकते, तब क्या करते? चलने की जगह क्या करना पड़ता? तो गिरने की संभावना ज्यादा रहती। तो पैर जहां है वहां जरूरी संतुलन। ऐसे ही हर अंग का अपना अपना एक क्या है, तो व्यवस्थित है। व्यवस्था का मतलब क्या होगा, जिसका ऑर्डर क्रम है वो वही मिलेगा। लेकिन अभी भी सेंटेंस 70% थी, 30% अभी भी गलत है। क्योंकि शरीर या संरचना को केवल देखने से संपूर्ण होता है, या वो जीवित रहे, संचालित हो, तब पूरी होगी। संचालित हो, यानी डेड बॉडी को आप क्या नहीं कह सकते, शरीर नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, डेड बॉडी। इसका मतलब ये संरचना इकाइयों से मिलकर व्यवस्थित होकर बनी है, जिसमें प्रत्येक इकाई क्या कर रही है, प्रकार कर, कैसे प्रकार कर रही है, अर्थात वह जो कार्य करती है वो उसका योगदान है, किसके लिए, पूरे शरीर के। जैसे आंखें अगर देखने का काम करती हैं तो फायदा किसको मिलता है, नुकसान मिलता है, फायदा मिलता है, फायदा मिलता है। रक्त अगर बॉडी में है तो क्या करता है, बॉडी को फायदा पहुंचाता है या हानि करता है, हानि। यानी सबको अगर आप आदर्श स्थिति में रखेंगे, आप मतलब आपका मस्तिष्क, तो पूरी बॉडी के हर कार्य क्या करेंगे, आपको कार्य। अभी भी सेंटेंस 10% सही नहीं है, अभी भी 10% कमी है। और क्या है, जो जितना ज्यादा योगदान कर रहा है वही परस्पर निर्भर भी। कोई भी हम अकेला काम कर सकता है, ट्राई करके देख लो। कहानी मैंने आपको सुनाई, आंखों वाली। आंखों को लगता है कि बॉडी का सबसे सुंदर पार्ट है, हर काम वही करते हैं, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा मूवी बनी, बनी है ना। फिर जुल्फों ने भी बोला नहीं नहीं मैं भी ठीक हूँ, बोला तेरे पास फिर भी कम है मेरे से, नहीं। पेट का नंबर आया, बोले मेरे पास, बोला तेरे पास केवल गाने हैं, मूवी नहीं, बोले जरूर। तो अगर इस तरह से माना जाए तो सबसे आगे कौन रहा, ऐसा लग रहा है कि आंखें सबसे ज्यादा काम कर रही। तो आंख कहेगा तुम मेरी सारी बात मानोगे आज से, क्योंकि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा मूवी बनी, मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। सबको गुस्सा आया और सबने कहा तू ऐसा कर, बहुत जरूरी है, तो बाहर निकल। आंखों को निकाल कर टेबल पर रख दिया। आप बताइए, आंखों का कोई अस्तित्व बचा? यद्यपि बात सही है कि शरीर भी थोड़ा सा कम फंक्शनल रहेगा, लेकिन फिर भी चलता रहेगा, लेकिन आंखें। तो आपका महत्व कब तक है, जब तक आप अपना पूरा काम कर रहे हैं, और प्लस दूसरा भी अपना काम पूरा करे। अगर रक्त ने दौड़ना बंद कर दिया तो आंखें क्या करेंगी? यानी आंखों को शरीर से मत निकालो, वही रखते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा बदल दीजिए। रक्त ने कहा मैं सबक सिखाता हूँ, ठीक, मुंह ने खाया, पेट ने पचाया, और पेट ने जो न्यूट्रिशन है वो पूरी बॉडी को दिए, लेकिन आंखों को नहीं दिए, क्या होगा? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कैसे पहुंचते हैं, ब्लड से ही तो पहुंचते हैं। सब छोड़ो, ऑक्सीजन किससे पहुंचती है? कैसे नहीं देंगे ऑक्सीजन, आप क्या करेंगे, देखते कैसे काम। ये घमंड किसी को ब्रेन हो सकता है, बोलो तुम सब मेरे आदेश पे चलते हो, तो ब्लड ने कहा इसको ऑक्सीजन नहीं देना, क्या होगा? ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डेड, देखो होगा। तो
आपका अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है और उसका अस्तित्व आप पर, और आप दोनों का बाकियों पर, बाकियों का आपके ऊपर। बात समझ में आ रही? ठीक, तो इसलिए डेफिनेशन इकाई का योगदान है, यानी केवल कार्य नहीं। ठीक है, स्वयं को फायदा मिल रहा है या नहीं, संपूर्ण संरचना को फायदा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये है प्रकार। और जो लोग किसी भी चीज को देखकर जब उसका विश्लेषण इन तत्वों के विशेष पर करने लगे तो क्या हो जाएंगे, प्रकार्यवादी हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ महान विचारकों ने या बड़े विचारकों ने कहा कि समझ गए, बोला शरीर कैसे काम करता है, बोला तो बोला शरीर का मतलब सा अवयव, स अवयव, यहां भी वही मतलब है, स प्लस अवयव माने कंपोनेंट्स, और सा माने क्या है, विशेष। हर अवयव अपने आप में कैसा है, विशिष्ट है। तो एक कंसेप्ट और जुड़ेगा, प्रत्येक अंग क्या है, अपने कार्य में विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब समझ ध्यान से, काम आए। हर अंग अपने आप में कैसा है, यूनिक है, स्पेसिफिक है। किस सेंस में, कि उसके द्वारा किया गया कार्य कोई और नहीं कर सकता। क्या देखने का काम बॉडी में कोई और कर सकता है, नहीं कर पाता। बॉडी में किसी पार्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, क्योंकि एक पार्ट इतना परफेक्ट बना दिया गया कि उसकी सब्स्टिट्यूट की जरूरत ही खत्म कर। तो फिर आप कहेंगे सर जिनकी आंखें नहीं होती चलते तो वो भी, तो अगर वो चलते हैं तो उसे चलना कहा जाए, तो आप और हम जो करते हैं आंखों वाले उसे क्या कहेंगे। अरे बात समझ में? केवल पैरों की गति को चलना नहीं कहा जा सकता ना, चलने के साथ साथ अपना ख्याल रखना है ना, स्पीड मेंटेन करना, कम या ज्यादा कर लेना, इसे संपूर्णता में चलना कहा जाता है। नहीं, तो बॉडी की क्वालिटी है कि कोई भी किसका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो क्या होता है, ये साम्यवाद, कि अगर एक डिप्राइव हुआ, एक मिसिंग हुआ, तो कोई दूसरा नहीं आएगा, पूरी बॉडी उसको रिप्लेस करने में लग जाएगी। ठीक, तो जब किसी की आंखें नहीं रहती हैं तो हाथ, पैर और मस्तिष्क, पूरा बॉडी उसकी आंखें बनने लगती है। यद्यपि जो विशेषता तो नहीं आ पाएगी, जाहिर सी बात, लेकिन बॉडी किसी न किसी अपने सर्वाइवल को बनाए रखने का प्रयास करती है। लेकिन वो आदर्श व्यवस्था नहीं, वो संपूर्ण सावयव नहीं। क्लियर है बात? जो ये सोचता है, जो ये मानता है, ये सोच बन गई इसकी, अब वो उसके सामने कुछ भी रख दो। जैसे आप मुझसे पूछिए कि सर अगर आप प्रकारवादी हैं, तो मैंने कहा कुछ देर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि मैं प्रकारवादी। तो आपने कहा कि सर अगर आप प्रकारवादी हैं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप प्रकारवादी हैं तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इसका विश्लेषण आप प्रकारवादी नजरिए से करिए। आप देना चाहें दे दीजिए, ये मैं देता हूँ तरफ से। कोई भी चीज लगती है जिसको आपको लगे कि मैं प्रकारवादी हूँ और मैं उस पर सारे पैरामीटर लागू कर दूंगा, कोई भी चीज एक्सवाइजेड आपको समझ में आ रही है, भाई तो नजर हुई ना, दृष्टिकोण है। और अगर मेरे पास ये नजर है तो किसी भी चीज को किस नजर से देखूंगा, तो कोई भी चीज देखे देखो, जो आपको लग रहा है कि ये सामने आए, आप इसे प्रकारवाद से समझा के देखो। चीजें प्रकारवादी नहीं होती, हमारा देखने का नजरिया प्रकारवादी। चीजें अपने आप में कुछ नहीं होती, एक इकाई का पृथक कोई अस्तित्व नहीं, ये माना जाता है।
बात समझ में आ रही है मेरी? सोचो जल्दी से, तो मैं फोन हैंडल कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, तो 30 कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? नहीं धार समझ में आ रहा? कोई सुधार नहीं होगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप इसी लैपटॉप का ले लो, इस पेन का ले लो, डिजिटल पेन का, बोलो किसका लेना चाहते हो, लैपटॉप का ले लो। जैसे मैंने कहा ना, अंग अपने आप में कुछ नहीं है, नजर होनी चाहिए बस आपके पास। ठीक है, अब देखिए लैपटॉप को मेरी जगह का प्रकारवादी है तो मैं कैसे से विश्लेषण करूँ। नंबर एक, कि लैपटॉप अपने आप में संपूर्ण संरचना है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके कई अंग होंगे। नहीं तो मैंने पहला कहा कि संपूर्ण संरचना है, तो दूसरा अर्थ क्या निकलना चाहिए तुरंत मेरा? कि इसके कई सारे अंग हैं। तो मैंने कहा डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड, ठीक, बैटरी और सो ऑन। क्या कर दिया मैंने? संरचना के अंग पकड़ लिए सबसे। तीन तो आप जानते हैं। चौथा मदरबोर्ड, इसका दिमाग देख लिया। ठीक, इसकी बाहरी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी, तो बाहरी संरचना। ठीक, इसके चिप्स क्या हैं, या जो करंट है वो पूरे लैपटॉप को एक दूसरे से जोड़ रहा है। क्लियर है? तो ये पूरी बॉडी का विश्लेषण कर दिया मैंने। इसे बॉडी माना, संरचना सावयव माना, अंगों की व्यवस्था माना। अब मैं कहूं आपको कीबोर्ड दे दूं अकेला, बोला ये लो लैपटॉप ले जाओ, क्या बोलोगे आप मानोगे लैपटॉप उसे? नहीं मान सकते। मैं केवल डिस्प्ले स्क्रीन दे दूंगा आपको, बोले लैपटॉप ले जाओ, क्या बोलेंगे आप? क्या लैपटॉप है वो? नहीं हो सकता। जब आप इतने अंगों को मिलाकर एक को अलग अलग देख रहे हैं तो वो संरचना है नहीं, अंग है केवल। और सब कहाँ होंगी? एक ऑर्डर में मुझे दिख रही है। ये स्क्रीन है, ये इसका कीबोर्ड पैनल है। ठीक, चलने की प्रोसेस क्या है? मदरबोर्ड है, मेमोरी में हार्ड डिस्क रखी हुई है। एक बॉडी भी तो ऐसी होती है, उसका कोई दिमाग है, कोई आंख है। कैमरा क्या है इसके लिए? आंख है। जो कीबोर्ड है उसके इनपुट्स हैं, फाइल, फोल्डर्स, जो दिखा रहा है वो इसका क्या है? आउटपुट है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब मैं लैपटॉप को इस तरीके से डिस्क्राइब करूं तो मेरा नजरिया कैसे होगा? और लास्ट में सबसे ज्यादा क्या कहूं, कि इस लैपटॉप से जब मैंने खरीदा लॉकडाउन में, तो इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं थी। लेकिन ये लैपटॉप अब मुझे ऑनलाइन क्लास में क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, मदद कर रहा है। और ये मेरे लिए क्या हुआ? प्रकार्य, मेरे लिए अर्थव्यवस्था का, आर्थिक का क्या है? स्रोत बन गया, जीविका का एक स्रोत बन गया, लाभ। मेरा ये नजरिया लैपटॉप को देखने का। क्या लैपटॉप प्रकार्यवादी है क्या? उसे क्या पता कि मैं क्या हूँ? भाई लैपटॉप को कहूँ मैं चीटी पढ़ा रहा हूँ, चीटी से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बुरा मानेगा लैपटॉप? नहीं मानेगा। मैं कहूंगा ये तो डेस्कटॉप है, क्या बुरा लग जाएगा ऐसे? नहीं लगेगा। तो नजरिया तो हुई केवल। प्रकारवादी यही काम करता है कि शरीर को आधार मानकर वो समाज को समझाने लगता है। क्या कहते हैं? तो अगली मान्यता क्या हुई प्रकारवादियों की? ये सब समझ लिया। अगली मान्यता क्या होगी? इन लोगों ने, या इन प्रकारवादियों ने क्या किया है? समाज को सावयव मान लिया, क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं। आप ये नजरिया डेवलप ही नहीं कर सकते। मेरा क्लियर है? अगर वाकई क्लियर है तो आगे और मजा आने, लेकिन असली चीज वहीं छुपी हुई। तो आप भी कुछ देर के लिए अपनी सोच को प्रकारवादी बना दीजिए। जो भी चीज दिखे उसका विश्लेषण इस तरीके से करिए कि एक संरचना है, अंगों से मिलकर बनी, हर अंग अपना कार्य कर रहा है, इसलिए संरचना चल रही है, और ये किसी न किसी रूप को, किसी न किसी रूप में हमें या किसी और को लाभ पहुंचा रही है।
यहाँ तक क्लियर? ये मूल मान्यताएं। अब इस मान्यताओं से इंटरप्रिटेशन क्या बनती है, वो आपके काम की चीज ये भी है, लेकिन ये ज्यादा काम की चीज जो वाकई जानदार हर आदमी नहीं पढ़ा पाएगा, और इतना आपकी दिमाग में बैठना चाहिए। अगर वाकई प्रकारवाद को समझ गए हैं तो क्या होगा, अब समझना, मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, लिखने की ये चीजें ऐसे लिखी नहीं जा सकती, इतने लिखनी थी, लिख गई हैं। अब इनसे व्याख्या निकलेंगे, तो क्या लिख रहे हैं आप, इन विशेषताओं से अगली विशेषताएं व्याख्या के रूप में लिखते हैं। अंडरस्टूड बात है। जैसे अगर मैं कहूं कि शरीर के अंग होते हैं और हर अंग प्रकार कर रहा है और हर अंग प्रकार करके पूरी बॉडी को लाभ पहुंचा रहा है, इसका मतलब मेरा दृष्टिकोण क्या हुआ कि हर अंग आवश्यक है या नहीं है? ये माना जा सकता है ना? ठीक। हर अंग आवश्यक क्यों है? क्योंकि वह सकारात्मक या लाभ दे रहा है, ये मानना पड़ेगा। अगर कोई चीज मुझे लाभ लगातार दे रही है, लगातार वो मेरे साथ है और मुझे इससे फायदा पहुंच रहा है, तो क्या मैं परिवर्तन चाहूंगा? नहीं चाह सकता। यानी प्रकार्यवाद किसका विरोध करता है? परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोध जो स्थापित होते हैं वो करता है। क्योंकि जो जिसके पास कुछ नहीं, अगर लॉस, वो किस चीज को खोएगा? मार्क्स ने कहा था ना, तुम तो मजदूर हो, तो खुद पास कुछ है ही नहीं। यानी जो वंचित है उसके पास तो परिवर्तन के नाम पर कुछ होने के लिए होता ही नहीं है। होता कौन है? जो स्टैब्लिश है, समृद्ध है। सबसे पहला विरोध वही करता है, अगर वो आधुनिक नहीं है तो। आधुनिक व्यक्ति होता है तो फिर वहां पैमाना क्या लगता है कि कितना तार्किक है, कितना वैज्ञानिक है। ठीक है? यानी ये हर चीज को जरूरी मानता है, चाहे वो चीज व्यवस्था को ये मानेंगे नहीं, या ये मानेंगे, समझना बात को, ये मानने को तैयार है कि जो है, जो दिख रहा है या जो है व्यवस्था में, वह आवश्यक है। होगा कि नहीं? अगर आवश्यक नहीं होता तो क्या कर दिया जाता? सिस्टम से बाहर कर दिया जाता, क्योंकि जरूरी नहीं है। जरूरी कौन है? जो जो योगदान दे रहा है, वही तो रखा जाएगा भाई, नहीं तो उसको बाहर कर देती सर। भाई पानी पी के, खाना खा के बॉडी क्या करती है? उसे एग्जिट करती है ना, क्या मान के कि काम की चीज आ गई है, बाकी एग्जिट करो। इसका मतलब यही तो हुआ कि बॉडी उसी चीज को कैरी करेगी, साथ में रखेगी जो उसे फायदा पहुंचा रही है। फायदा लेने के बाद, उसका शोषण करने के बाद उसे वो एग्जिट मार देती है। यानी जो है वो जरूरी है। आज बात समझ में? हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो पूरी व्यवस्था के लिए आवश्यक है, चाहे उसका होने से कुछ को नुकसान हो रहा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? इसका उदाहरण देख, बात को समझना, इस चीज को मैं वहां समझाता हूँ। जो है वो आवश्यक है। ठीक है? अभी यही रहे, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे भारतीय समाज में 3000 साल से जाति व्यवस्था है। ठीक है? अगर आप प्रकारवादी हैं तो क्या चाहेंगे? जाति व्यवस्था चलो रहे। जाति व्यवस्था इसलिए बनी रहे क्योंकि इसने समाज को लाभ पहुंचाया, तभी तो। ये आपको जाति व्यवस्था का प्रकारवादी दृष्टिकोण, जाति ने लाभ पहुंचाया, जाति की हर चीज समाज के लिए जरूरी है, जाति समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि वो समाज व्यवस्था को बना रखने में मदद करती है। यहाँ तक कह दिया जाति के प्रकारवादियों ने कि भारतीय समाज की अगर निरंतरता बनी रही तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल जाति। जिस दिन जाति खत्म होगी, भारतीय समाज की निरंतरता हट जाएगी, टूट जाएगी, भारतीय समाज कुछ और हो जाएगा। यह है नजरिया प्रकारवाद। यानी इन्हें जाति में कोई कमी दिखाई नहीं देगी। यानी प्रकारवादियों को जिस चीज को वो माने कि प्रकारवादी है, उस चीज में उन्हें कोई कमी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो परिवर्तन का विरोध करते, मानते ही नहीं है कि परिवर्तन जरूरी है। भाई जो स्थापित है क्या बदलेगा?
नहीं बदलना चाहेगा अपने आप। कुछ प्रकारवादी बाद में आए, मर्टन और पार्सन्स जैसे, जिन्होंने कहा कि व्यवस्था बदलती तो है, परिवर्तन तो होता है। अब यहां से सुनना, लेकिन यह बदलाव या परिवर्तन व्यवस्था स्वयं लेकर आती है। परिवर्तन स्वयं व्यवस्था की ही देन है। बात समझ आ रही? परिवर्तन स्वयं व्यवस्था की ही देन है। यानी अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ भी तो किसने किया? व्यवस्था ने खुद किया। जैसे आपकी आपको फीवर आने का संकेत मैंने क्या बताया था, बॉडी क्या बता रही है कि कुछ चीज मेरे अंदर बाहर से एंटर कर गई है जो मुझे कंफर्ट नहीं रहने दे रही है, इसलिए मैंने सारी एनर्जी, जिसको कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, लगा दी है। पूरा शरीर तेजी से काम कर रहा है, इसलिए आपकी हीट, आपका बुखार आ गया। तो उसके लिए बॉडी थोड़ा चेंजेस करेगी अपने अंदर, करेगी ना? इतना ही परिवर्तन स्वीकार है। यानी व्यवस्था का परिवर्तन नहीं चाहते, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए स्वीकार है। और वो आमूल चूल तो हो नहीं सकता। बॉडी ऐसे थोड़ी होगी बदल के अपने आप को चार हाथ चार पैर निकाल दिए अपने अंदर, ये संभव नहीं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो चीजें काम की नहीं है या वो है, वो समाज धीमे धीमे क्या करता है, उन्हें बाहर कर देता है। जैसे मानव ने बंदर बंदर पूर्वजों से आज के रूप में अपनी पूंछ क्या कर दी, विलुप्त कर दी। बड़े कान छोटे हो गए, 32 दांत अब 28, 26 और 30 पर आ गए। लास्ट टाइम आपने देखा था किसी के दांत 32 पूरे हो? आपका ये कौन सा काम है कि सबके दांत गिनते फिरें? अपने भी नहीं गिने होंगे कभी, दूसरे तो तब गिनते बाद में। लेकिन ये विकास क्रम, ठीक है, कि हमारे शरीर के जो लक्षण है बाहरी, वो थोड़े थोड़े रिड्यूस होंगे और ब्रेन हमारा क्या होगा, इंक्रीज। तार्किक क्षमता हमारी बढ़ेगी। खैर, ये 100% सच नहीं है, कुछ लोग इसका काउंटर भी करते हैं, कुछ हद तक ये ठीक। आगे बात समझ, ये है प्रकारवाद की मान्यताएं, जो किसी भी चीज को इस तरह से अगर विश्लेषित करें तो आप मान लीजिए कि क्या है वो, प्रकारवाद। तो इन लोगों ने समाज को ये मान के स्टडी किया। ठीक है, तो दुर्खीम क्या कहता है, समाज स्वजन्मा है, यानी देवता ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, और है भी तो समाज ही देवता है। ईश्वर अगर समाज ने पैदा किया तो इसलिए पैदा किया कि समाज में नियंत्रण की जरूरत है। तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए मनुष्य ने ईश्वर बनाया, अर्थात धर्म बनाया, पवित्र और साधारण का विचार पैदा किया, कर्मकांड रखे, ऐसे समाज नियंत्रण बना। फिर कुछ परिवर्तन आना शुरू हुए तो कुछ दो चार लोगों ने आत्महत्या की। समाज ने अलर्ट लगा दिया कि क्या हो रहा है, विघटनकारी तत्व, विचलनकारी तत्व, प्रतिमानहीनता बढ़ रही है, तो क्या करें, तैयार हो जाइए, बॉडी रिएक्ट कर रही है, कुछ है जो बदलाव ला रहा है, उसको छोड़िए, उसको हटाइए, कम करिए। आत्महत्या पर आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दुर्खिम प्रकारवादी हर तरीके से कौन करता है, समाज। तो एक मान्यता और लिखनी है, क्या, कि समाज में जो कुछ भी होता है अच्छा, उनको अच्छा ही होगा। अगर कोई उसे बुरा भी कह रहा है तो भी समाज के लिए वो अच्छा है। और समाज स्वयं जन्म देता है उसे, क्योंकि समाज भी स्वजन्मा है, स्वी जनरेशन। और समाज उसे लाभदायक मानकर निरंतरता बनाए रखता है। तो धर्म कौन पैदा करा, समाज। आत्महत्या किसने पैदा की, समाज ने। धर्म ने क्या बदले में दिया समाज को, सामाजिक सुदृढ़ता। श्रम विभाजन किसने पैदा किया, समाज ने। जैसी जनसंख्या थी वैसी श्रम विभाजन की स्थिति बना दी। जनसंख्या बढ़ी तो श्रम विभाजन विशेषीकरण आधारित। ये सब कौन कर रहा है, समाज स्वयं। किस लिए, अपनी व्यवस्था को, एकता को बनाए रखने। तो समाज जो कुछ भी करता है, ठीक, वो अपनी स्थिरता, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए। यानी जाति व्यवस्था में अगर कुछ लोग दलित बनकर परेशान हुए तो इसका लाभ भी उनको मिला। ये सोच ये मानती।
इसका फायदा पूरी संरचना को पहुंचा। अब जैसे पैर है, पूरी शरीर का बोझ किसके ऊपर है? तो पैरों को लगा यार मेरी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हो सकता है लगे, लेकिन इसका लाभ भी किसको मिल रहा है? पैरों को मिलता है कि भाई पूरी बॉडी आपको न्यूट्रिशन पहुंचाती है। होता है कि नहीं? तो पैरों का निम्न होना भी, अगर क्रम से देखा जाए तो पैरों का निम्न होना भी कोई मुश्किल नहीं है। पैरों को लगता हुआ कि आपका शोषण है, आप सबसे नीचे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो नीचे जाएगा ही। और आप केवल इतना कर लीजिए कि आप चीजों को खड़ा कर दीजिए, बाकी हम सब संभाल लें। आपका काम इतना केवल क्या है? ठीक है। इसलिए बॉडी ने सबसे मजबूत हड्डी कहाँ रखी? पैरों। बात समझा रही? तो ये शरीर ने ही खुद पैदा किया कि मुझे सबसे सबसे सबका भार मेरे पैरों पर रहेगा। ठीक है। तो उसने थाइस के पास आपको क्या दे दिया? फीवर दे दी, और मजबूत हड्डी दे दिया। क्लियर है बात? तो पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को समाज के मैकेनिज्म से जोड़कर उससे तुलना कर दी, और ये प्रकारवादी कहलाता। और सभी आरंभिक विचारक क्या है? प्रकारवादी। सभी के सभी, जब तक मार्क्स नहीं आ जाएगा तब तक सब प्रकारवादी। और मार्क्स यानी प्रकारवाद का ठीक उल्टा क्या होता है? संघर्षवाद। ठीक, प्रकारवाद का ठीक उल्टा होता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है। तो जब ये लोग ये मानने लगे कि संरचना ही सब कुछ है, तो अगली मान्यता क्या होगी इनके लिए? समाज अर्थात संरचना से इकाई अर्थात व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। पढ़ा था हमने? समाज से इकाई का जीवन निर्भर करता है या निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। इनके लिए इकाई शून्य है, इकाई जीरो हो, समाज ही सर्वोपरि हो। तो अगर दुर्खिम प्रकारवादी है तो किसको सर्वोपरि मानेगा? समाज को मानेगा। तो उसने माना भी। अब आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, जिनको हमने प्रकारवादी कहा है वो सब इसी सोच के मिलेंगे। आत्महत्या भी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, समाज के लिए अलार्म मान लिया। ठीक है। मर्टन भी क्या कहता है? समाज खुद विचलन पैदा करता है, जिससे कि समय के साथ क्या करे? अपने आप को मोल्ड करता है। पार्सल स्पीसीज सोच का आदमी कि व्यवस्था अपने आप में परिवर्तन तो लाती है और वो बाहर ही नहीं हो सकता। यानी अगली मान्यता क्या कि यदि परिवर्तन आते हैं तो व्यवस्था के सर्वाइवल के लिए आते हैं, और वो आंतरिक स्रोतों से आते हैं। जितने भी प्रकारवादी होंगे क्या मानेंगे? कि परिवर्तन के स्रोत व्यवस्था के अंदर से, आंतरिक स्रोत है परिवर्तन। क्लियर है? ये है आपका प्रकार। क्या होता है अब समझ में बात आ गई है। ये सारे प्रकारवादियों की मूल मान्यता, सभी प्रकारवादियों की, सबको मिलाकर मैंने आपके सामने पूरा प्रकार, इन मान्यताओं के साथ ही प्रकारवाद को आप समझें। जब भी कोई पूछे प्रकारवाद क्या है, तो कहें कि निम्नलिखित विशेषताओं या लक्षणों के आधार पर प्रकारवाद को समझा जा सकता है। इसलिए कृपया करके 15 विशेषताएं हैं, आप उनको समझें, तो आप मान लीजिए कि हम प्रकारवाद को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। ठीक है। एक एक करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रकारवादी समाज की तुलना शरीर से करते हैं, यानी सभी प्रकारवादी सावयववादी, क्योंकि समझाने के लिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। सावयववाद, हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत का नाम ही क्या है? सावयववाद। पहला ऐसा आदमी जिसने पूर्ण तरीके से कह दिया क्या? कि समाज बिल्कुल शरीर जैसा, उसे कोई फर्क दिखा ही नहीं, तो वही प्रकारवादी मान लिया जाए। जिसने कहा कि समाज सर्वोपरि है, दुर्खीम प्रकारवादी हो गया। याद है? जैसे आपने जाति का प्रकारवादी सिद्धांत देखा था, सॉरी, जजमानी व्यवस्था का किसने दिया था?
विलियम वाइजर लिखा था। क्या मान रहा है? जाति जरूरी है, इसलिए भारतीय समाज की निरंतरता को बनाए रखा। तो हमने कह दिया वो जाति व्यवस्था का प्रकार्यवादी विश्लेषण कर। आप जैसे मैंने अपना आपने लैपटॉप दिया मुझे, आप कुछ और भी देंगे तब भी मैं उसको ऐसे ही ठीक है। तो समाज के जो टॉप पर होता है ना, वो हमेशा प्रकार्यवाद का समर्थक होता है, और जो समाज के सबसे निम्न पर होगा वो हमेशा संघर्षवादी, क्योंकि उसे लाभ किसको मिल रहा है? टॉप वाले। वो कंटिन्यू करना चाहेगा, परिवर्तन का विरोध करेगा। और अगर नीचे वाले का शोषण भी हो रहा है तो भी क्या देख तुझे लाभ तो मिल ही रहा है, कोई ना कोई नीचे तो जाएगा ही, तो इसलिए तू चुपचाप रह। नीचे वाला क्या कहेगा? अगर मुझे ही नीचे रहना है, किसी ना किसी को रहना, तो तुम आ जाओ नीचे, मैं क्यों रहूं नीचे, मैं तो बदलूंगा ऐसे। तो वो जानता है कि टॉप पर है, वो प्रभावशाली है, वो बदलने नहीं देगा, संघर्ष की मांग करेगा। वो कहेगा कि इसी व्यवस्था में रहे तो ये संभव नहीं, तो इस व्यवस्था को हटाकर मैं नई व्यवस्था बनाऊं। इसी विचार से मार्क्स संघर्षवादी विचारकों का जन्म जाता है। आई बात सुन। जब किसी ने देखा कि संरचना ही सब कुछ तय करती है, इकाई किस पर निर्भर है, तो उसका विरोध करने वाले अंतःक्रियावादी। तो समाजशास्त्र में इतनी भी धाराएं निकली प्रकारवाद के बाद, आप देखेंगे किसी ने एक पार्ट को पकड़ कर अंतःक्रियावाद शुरू कर दिया। ठीक है, केवल एक विचार हो कि संरचना ही सब कुछ नहीं, इकाई का भी महत्व। क्या शुरू हो गया? वो अंतःक्रियावाद। ठीक, किसी ने कहा कि सब कुछ अच्छा हमेशा सबके लिए नहीं होता, संघर्षवाद आ गया। पूरा समाजशास्त्र का दृष्टिकोण या विचार इन्हीं तीन मूल विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक, चूंकि सभी प्रकारवादी प्रत्यक्षवादी हैं, अवलोकनकर्तावादी हैं, तो उनके विरोधी जो लोग आएंगे वो प्रघटना शास्त्री, अंतःक्रियावादी, ये और लोग सब वहीं से पैदा। इवन कुछ लोग, जेफरी अलेक्जेंडर जैसे लोग, प्रकारवाद में कुछ परिवर्तन ला देंगे, क्या हो जाएंगे? नियो फंक्शनलिस्ट हो जाएंगे, न प्रकार। ये पूछा था, न प्रकारवाद क्या है? तो प्रकारवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध जो चुनौतियां दी गई, उन चुनौतियों को, कमियों को जब स्वीकार करके उनको हटा दिया गया, तो मान लिया गया कि ये नव प्रकारवादी। उनकी मूल सोच वही है, लेकिन वो नव प्रकारवादी। ऐसे ही संघर्षवादी अर्थात मार्क्सवादी, तो जो चुनौतियां या कमियां मार्क्स में पाएंगी, उन्होंने दूर करने की कोशिश की उन्हीं चुनौतियों के। वो मूल विचार मार्क्स का ही बना, वो क्या कहलाए? नव मार्क्सवादी। तो बाद के विचारक बहुत टफ नहीं, अगर आप इन दो मूल विचारों को समझ लें। तो पहले प्रकारवाद हमने प्रतिक्रियावाद समझा, अब प्रकारवाद बेहतर समझ में आ रहा है तुलनात्मक रूप से, अब दोनों बेहतर समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा समाजशास्त्र सिद्धांत को दो भागों में बांट के चल रहे हैं, मूल विचार दो से पहले। ठीक है, तो दो हाथ समझ लीजिए, और दो हाथों के अंदर क्या है फिर? ये उंगलियां निकली हुई। तो कोई संघर्षवाद, संघर्षवाद एक तरफ प्रकारवाद, इनसे अब अलग अलग धाराएं टूटने लगी। क्लियर है? कौन कौन से प्रकारवादी आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके सिलेबस में है या नहीं, तब भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो मैंने बोला है वो सारे प्रकारवादी का क्रक्स कर दिया। जैसे मैंने अभी दुर्खिम को जोड़ दिया इसमें, कि समाज सब कुछ करता है, एक विचार दुर्खिम का है तो वो दुर्खिम भी प्रकारवादी। किसी ने कहा कि समाज में सभी अंग अनिवार्य हैं, जो अनिवार्य नहीं है वो बाहर कर दिए जाएंगे, मैंने बस, ये मैंने बस क्या कहता है? समाज उन्हीं अंगों को रखता है जो प्रकार्य करते हैं, जो प्रकार्य नहीं रखते करते वो समाज उन्हें बाहर कर देता है, रखता ही नहीं। कौन कह रहा है ये? मेल्लोवस्की ने इस चीज को शरीर के माध्यम से ना समझा कर संस्कृति के माध्यम से समझा, तो सांस्कृतिक प्रकारवाद का जन्म लाता मेल्लोवस्की।
इसी को सार्वभौमिक प्रकारवाद, यानी संस्कृति जहां भी होगी उसके तत्व होंगे। संस्कृति किससे मिलकर बन रही है? तत्वों से मिलकर। हर तत्व क्या करता है? मनुष्य की जरूरतें पूरी करता है। आ रही बात समझ में? तो ये भी क्या है? वेबर की तरह सांस्कृतिक निर्धारणवादी। संदर्भ दोनों का अलग अलग है, लेकिन ये तय है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन मानता है कि संस्कृति मनुष्य की जरूरतों का परिणाम, सीधी सी बात है। संस्कृति बनी इसलिए क्योंकि मनुष्य जरूरतें पूरी करता है, और बहुत हद तक ये बात ठीक भी है। तब उसने वहां पर बताया कि मनुष्य की 7 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो संस्कृति पूरा कर देती है। 7 आपसे नहीं पूछी जाएंगे, कौन कौन से नंबर जरूर पूछे जाते हैं। ये मैं आपको संस्कृति वाले टॉपिक को पढ़ा भी चुका, और आप पढ़ने पलटेंगे अपने तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, उतना समझाया नहीं था, ये अलग बात। आज उस कहानी को मैंने यहाँ रिलेट कर, ठीक है। एक व्यक्ति और आया, रेडक्लिफ ब्राउन। उसने क्या कहा? एक तत्व उसने उठा लिया, इसमें जो मैंने जोड़ दिया था, संस्कृति में जो भी तत्व होगा वो आवश्यक रूप से प्रकार ही करेगा। दो चीजें अलग अलग हैं। जो भी है वो संस्कृति नहीं कहा उसने, समाज का है। संस्कृति केवल किसने समझाई? मेलोनोव्स्की। ये क्या समझा रहा है आपको? समाज। तो प्रकारवाद की व्याख्या व्यक्ति के संदर्भ में मेलोनोव्स्की, समाज के संदर्भ में रेडक्लिफ ब्राउन। क्या कहते हुए? प्रकार्यात्मक एकता का सिद्धांत, फंक्शनल यूनिटी की थ्योरी देता। क्या कहते हुए? कि हर अंग प्रकार्य करता है और प्रकार्य करने से पूरे शरीर की एकता बनी रहती है। ये 2 आरंभिक प्रकारवादी हैं जिन्होंने कुछ मान्यताएं आपको दे दी। अब 2 प्रकारवादी और मिलेंगे। कौन कौन? मर्टन और पार्सन्स, जो कुछ चेंज करना चाहेंगे इसको, ठीक है। इन लोगों ने जो कहा, मेलोनोव्स्की ने और रेडक्लिफ ब्राउन ने, उसे वो पूर्ण तरीके से सिद्ध नहीं कर पाए, और उन्होंने सब बातों को बहुत मोटे मोटे ढंग से एक्सप्लेन किया। लेकिन वैज्ञानिक प्रकारवाद का जन्मदाता मर्टन माना जाता है। वैज्ञानिक प्रकारवाद का जन्मदाता मर्टन। कुछ काम तो नहीं है ना? क्या लिखा आपने? क्यों? इनको क्यों नहीं कहा जाता? सब प्रकारवाद के जन्मदाता, लेकिन वैज्ञानिक प्रकारवाद कौन लेकर आया? मर्टन ने। ठीक है अंकल? और झेल सकते हो तो पढ़ाओ, नहीं तो कल कर पढ़ता हूँ, जैसा आप ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो। कल पढ़ा दें। 2 लोग बराबर बोल रहे हैं। सुनीता जी होती तो फिर निर्णय आ जाता था। मैं कल नहीं पढ़ाता क्योंकि थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा अचानक से। थोड़ा सा तहस कर लेते हैं। सब इजी है, बस लिंक बनाना पड़ेगा मर्टन को से, इन लोगों से मर्टन तक जाने के लिए। तो सेकंड हाफ उस चीज को कर लेते, आज इतना डाइजेस्ट करके दिखाई।